एक 17 साल की लड़की अपने घर लौट रही थी, पर कुछ घंटों बाद वो अचानक गायब हो गई। उसके माँ बाप ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी उसको ढूंढना शुरू कर दिया था। सबको लग रहा था कि ये एक नॉर्मल मिसिंग केस है, लेकिन हकीकत बहुत डरावनी थी। वो लड़की 44 दिन तक मदद का इंतजार करती रही, तड़पती रही। उसके साथ 44 दिन तक किया गया था। उसे बुरी तरह पीटा गया था, यहाँ तक उसे अपना खुद का यूरिन पीने तक मजबूर कर दिया था। और ये सब किसी सीक्रेट जगह पर नहीं हो रहा था। ये एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हो रहा था, जहाँ आसपास काफी सारे लोग रहते थे। वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। लगभग 100 से भी ज्यादा लोग उस कमरे में आए थे। अपनी आंखों से उस लड़की को उस हालत में देखा था, उसके साथ रेप किया था, और बिना किसी से कुछ कहे वो वहां से बाहर निकल गए। कई लोगों को सच पता होने के बावजूद किसी ने कुछ नहीं किया, पुलिस को बताया तक नहीं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि अगर पुलिस चाहती तो उस लड़की को पहले ही हफ्ते में बचा सकती थी। एक बार नहीं, बल्कि कई बार पुलिस उसके घर के दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन हर बार वो आरोपियों से पूछताछ करके बाहर से ही वापस चली गई। उन्होंने अंदर जाके देखा तक नहीं। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस को कॉल किया था, तब क्रिमिनल के सिर्फ एक झूठ पर पुलिस ने वो कॉल कट कर दिया। पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से उस लड़की को बचाने का आखिरी मौका तक चला गया। फिर 29 मार्च 1989 को उसकी लाश मिली। उसकी लाश को एक कंक्रीट के ड्रम के अंदर रखा गया था। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें लग रहा होगा कि किसी एक्सपीरियंस क्रिमिनल का काम है या फिर किसी साइको किलर का काम होगा, पर यह सब 17-18 साल के 4 टीनेज लड़कों ने किया था। उसकी किडनैपिंग से लेकर उसको मारने तक सब उन 4 लड़कों ने किया था। तो गाइज, मेरा नाम है यश एंड आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस केस के बारे में। केस का नाम है द जुनको फुरुता मर्डर केस। ये थी जुनको फुरुता। जुनको फुरुता 18 जनवरी 1971 को साइतामा प्रोविंस में पैदा हुई थी। वो अपने मॉम डैड और 2 भाइयों के साथ एक नॉर्मल परिवार में रहती थी। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था। वो स्कूल जाती, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती और फ्यूचर की प्लानिंग करती। बाय द वे, जुनको का सपना था कि वो बड़ी होकर एक मशहूर सिंगर बने, और इसके लिए वो बड़ी मेहनत भी करती थी। जुनको बाकी लड़कियों की तरह बदमाश, लड़ाई करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वो उससे ऑपोजिट थी। एक साइलेंट, हार्ड वर्किंग और एक जिम्मेदार लड़की थी वो। स्कूल में भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। उसकी अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी थी। वो साल में मुश्किल से 10-12 दिन ही एब्सेंट होगी। जुनको उन स्टूडेंट्स में से थी जिनसे टीचर्स को बहुत कम शिकायत होती थी। और जैसा कि मैंने बताया, जुनको बहुत सपने देखा करती थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करती थी। 1988 में जुनको 17 साल की हुई। उसके बाद वो यशिओ मिनामी हाई स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट बन गई। अब यहाँ सब स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद कहीं घूमने जाएंगे। जुनको ने भी अपने ग्रेजुएशन के बाद अपने दोस्तों के साथ होकाइडो घूमने जाने का प्लान बनाया, पर जुनको के पास इनफ पैसे नहीं थे। और जापान में ऐसा कल्चर है ना, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या फिर तुम्हें पॉकेट मनी बढ़ानी हो तो तुम किसी भी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। और इसी वजह से अक्टूबर 1988 से जुनको ने एक प्लास्टिक मॉडलिंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। इमेजिन, एक 17 साल की लड़की अपने सपने को लेकर इतनी एक्साइटेड थी। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी, और ग्रेजुएशन के बाद उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब तक मिल चुकी थी। जुनको की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब लोग जुनको पर प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन जुनको को अंदाजा तक नहीं था कि एक शाम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। 25 नवंबर 1988 उस शाम जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके घर लौट रही थी, लेकिन जुनको को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 4 लड़के उस पर नजर रखे हुए थे। अब इससे आगे क्या हुआ, इसे जानने से पहले हमें इन 4 लड़कों के बारे में जानना होगा। इन 4 लड़कों का बैकग्राउंड जानना होगा। 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो।
17 ईयर ओल्ड ओगुरा जो, 16 ईयर ओल्ड शिंजी मिनाटो एंड 17 ईयर्स ओल्ड वतनाबे यसुशी। ये वो 4 लड़के थे जिन्होंने जुनको को जान से मारा था। इन चारों ने एक साथ 1988 की गर्मियों की छुट्टी में कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। फिर वो चिनपिरा में शामिल हो गए थे। चिनपिरा मतलब एक लोकल गैंग जो रास्तों पर दादागिरी करते हैं, पर्स चुराते हैं, मारामारी करते हैं। बेसिकली हम इसे सड़क के गुंडे भी बोल सकते हैं। जब उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया तब उन्होंने मिनाटो की फैमिली का घर, जो कि टोक्यो अताची में था, उसे अपना अड्डा बना लिया। वहाँ वो सब कुछ साथ में करते थे। फिर अक्टूबर की शुरुआत में उन्होंने चोरी करना शुरू किया। पहले वो पर्स चुराते थे, फिर पैसे और फिर कार, और बात आगे तक पहुंच गई। 8 नवंबर को उन्होंने एक 19 साल की लड़की को किडनैप किया जो कि अताची टोक्यो में रहती थी। फिर उसको एक होटल में ले जाकर उसका गैंग किया। फिर ये 4 दरिंदे यहाँ तक नहीं रुके। इन नाबालिग बच्चों ने 27 दिसंबर को एक 19 साल की लड़की को किडनैप किया, जबकि फुरुता इनकी कैद में थी। फिर भी उन्होंने उस लड़की को किडनैप किया। फिर उसको मोटेल ले जाकर उसके साथ गैंग। ये सब 17-18 साल के लड़के कर रहे थे। जब मैं ये केस स्टडी कर रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि 17-18 साल के बच्चे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। पर अगर तुम्हें ये डिस्टर्बिंग लग रहा है तो इसके आगे जो किया था ना इन्होंने, तुम्हें वो सुनकर शौक लगेगा। आगे की कहानी सुनाने से पहले इन लोगों का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इनके शॉर्ट नाम से इन्हें बुलाऊंगा। उस शाम मियानो एंड मिनाटो अपनी बाइक पर मिसाटो साइटामा सिटी में एक लड़की को करने के लिए ढूंढ रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत आम बात थी। फिर उन्होंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से लौटती हुई फरुता को देखा। उन्होंने फरुता को अपना टारगेट बना लिया। फरुता साइकिल से अपने घर जा रही थी। पहले मिनाटो ने फरुता को लात मारकर साइकिल से गिरा दिया और वहां से बाइक लेकर वो भाग गया। फिर उसकी हेल्प करने के बहाने मियानो वहां पहुंचा। फिर उसने फरुता से बातचीत करना शुरू कर दिया। बाद में मियानो उसे बहला फुसलाकर एक पास वाले गोदाम तक ले गया। वहां जाने के बाद वो फरुता को धमकी देने लगा कि वो एक चिनपिरा का मेंबर है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। उसकी बात सुनकर फरुता बहुत डर गई, क्योंकि फरुता को पता था कि चिनपिरा के मेंबर बहुत डेंजर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फरुता ने मियानो की बात मान ली। उस रात मियानो फरुता को एक आताची के होटल में ले गया और वहां उसका बड़ी बेरहमी से किया। के बाद मियानो ने ओगुरा को कॉल किया। कॉल पर वो बता रहा था कि उसने कैसे कैसे करके फुरुता किया था। बेसिकली वो ओगुरा के सामने डींगे हाँक रहा था। बाद में ओगुरा ने मियानो से कहा कि उसे जाने मत देना। फिर अगली सुबह 26 नवंबर को मियानो फुरुता को होटल के पास वाले एक पार्क में ले गया। वहाँ बाकी के 3 मेंबर खड़े थे, ओगुरा, मिनाटो एंड वतनाबे। उन्होंने जुनको को धमकी दी कि वो उसके घर का पता जानते हैं। अगर वो भागने की या किसी को सच बताने की कोशिश करेगी तो वो उसके परिवार को मार डालेंगे। जुनको ये बात सुनकर डर गई। धमकी के बाद जुनको को मिनाटो के आताची वाले घर में बंद करके रखा गया। यहाँ जुनको गायब हुई। वहाँ जुनको के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। 27 नवंबर 1998 जुनको के माँ बाप ने जुनको के गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उन चारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जुनको को फोर्स किया कि वो अपनी माँ को फ़ोन करे। जुनको ने भी डर के कारण 3 बार अपनी माँ को फ़ोन किया। फ़ोन पर उसने बस यही कहा कि वो सेफ है और अपने दोस्तों के साथ है। पर जब मिनाटो के पेरेंट्स घर पर होते थे तब वो जुनको को फोर्स करते थे कि वो मिनाटो की गर्लफ्रेंड का नाटक करे। कुछ समय बाद जब उन चारों को यकीन हो गया कि घर के बड़े लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, तो उन्होंने ये नाटक भी करना बंद कर दिया। फिर जब पुलिस ने मिनाटो के पेरेंट्स से पूछताछ की तो मिनाटो के पेरेंट्स ने बताया कि वो उसके बेटे से बहुत डरते थे। उन 4 दरिंदों को किसी का डर नहीं था। इन 4 लोगों को किसी का डर नहीं था और इसी वजह से
वो जुनको के साथ बहुत गलत चीज़ें कर रहे थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई।